At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world. وين ابوك؟ برديتي عليكم قتلوه. साल 2003 दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स इराक पर अटैक करती है इस उम्मीद में कि वो उसे एक डेमोक्रेटिक प्रो अमेरिकन कंट्री में कन्वर्ट कर सके, पर अफसोस ये हो न सका। सेकेंड पर्शियन गल्फ वॉर, जिसे इराक वॉर भी कहा जाता है, इसने नहीं सिर्फ इराक और अमेरिका को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट या कहें पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कैसे, आइए जानते हैं। इराक वॉर की बात करने से पहले चलते हैं 2 साल पीछे। 2001 में 9/11 अटैक के कुछ हफ्तों के अंदर ही यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को ऑक्युपाई कर लिया था और तालिबान की सत्ता को गिरा दिया था। इन अटैक्स को अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा ने अंजाम दिया था। अलकायदा और उसके लीडर ओसामा बिन लादेन ने उस समय तालिबान की पनाह ली हुई थी। अब आप ये कहेंगे कि 9/11 का इराक से क्या कनेक्शन? 9/11 और इराक का कोई भी कनेक्शन नहीं था, ये तो हम सब जानते हैं। तो फिर क्यों किया अमेरिका ने इराक पर अटैक? 1990 से 91 के दौरान हुए गल्फ वॉर के बाद से ये अमेरिका का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा सद्दाम हुसैन को अपनी गद्दी से हटाना। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने 9/11 को ढाल बनाकर अमेरिका के इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का प्लान बनाया और इसे बड़ी ही चालाकी से वर्ल्ड सिक्योरिटी का नाम दिया। अमेरिका ने अपनी मीडिया का सहारा लेते हुए इराक के अगेंस्ट बिना किसी सॉलिड प्रूफ के झूठे दावों को परोसना शुरू किया, जैसे इराक और अलकायदा मिले हुए हैं, इराक में जगह जगह अलकायदा के अड्डे मौजूद हैं, इराक को सिक्योरिटी की जरूरत है ताकि वो अपने डिक्टेटर सद्दाम हुसैन से छुटकारा पा सके, इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। अमेरिका ने जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का इराक के पास होने का दावा किया था वो इराक से कभी मिले ही नहीं। मैं कि कई वेस्टर्न इंटेलिजेंस फोर्सेस का मानना था कि अमेरिका का इराक पर अटैक करने का फैसला बिल्कुल गलत था। आज 20 साल बाद भी लोगों का यही मानना है। अमेरिका को इस इन्वेजन से सिर्फ और सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन ही हाथ लगे। इतना ही नहीं, तालिबान को भी कहीं ना कहीं इस वॉर ने जन्म दिया। जहां अमेरिका के इराक को इन्वेड करने से पहले अलकायदा और इराक का कोई कनेक्शन नहीं था, वहीं अब 2007 में इन्वेजन के 4 साल बाद तक अलकायदा ईरान में भी अपनी पकड़ बना चुका था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स, जो कि अभी भी 9/11 के सदमे से उभर रहे थे, उनको इराक के अगेंस्ट ब्रेन वॉश करना जारी रखा। बुश एडमिनिस्ट्रेशन का अब भी यही कहना था कि अलकायदा, इराक और सद्दाम हुसैन सभी का 9/11 के हमलों में हाथ है। इराक लीडर सद्दाम हुसैन और अलकायदा का ओसामा बिन लादेन दोनों अरब थे और एक समय पर दोनों ही एंटी सोवियत आर्मी का हिस्सा थे। इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अलकायदा अफगानिस्तान में अपनी पकड़ जमाने में सिर्फ इसी वजह से कामयाब रहा क्योंकि अमेरिका ने इन्वेजन से इराक आर्मी को डिस्ट्रॉय करके इराक की सिक्योरिटी को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया था। दिन ब दिन अलकायदा की अमेरिका के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। इसका एक रीजन ये भी था कि अमेरिका ने एक मुस्लिम कंट्री को इन्वेड किया था। इराक के इन्वेजन ने अलकायदा को एक छोटे से आइसोलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से एक ग्लोबल नेटवर्क द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISIS में कन्वर्ट कर दिया। अलकायदा ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए इराक में शिया और सुन्नी, इन 2 मुख्य इस्लामिक समुदायों में फूट डालना शुरू कर दिया और कई बड़े शिया इस्लामी मस्जिदों में ब्लास्ट करवाए। इनमें 100 से भी ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग्स और कार बॉम्बिंग्स में हजारों इराकी लोग मारे गए। ISIS अब न सिर्फ इराक का 40% हिस्सा बल्कि पड़ोसी देश सीरिया का 1/3 हिस्से को भी कंट्रोल कर रहा था। 2010 में अलकायदा हजारों लोगों को मारने की वजह से लगातार न्यूज में बना रहा। अलकायदा ने सीरिया और इराक के अलावा कई और देशों में भी ब्लास्ट करवाए, जिनमें शामिल थे यमन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजिप्ट, बांग्लादेश, नाइजीरिया, श्रीलंका, फ्रांस, टर्की, बेल्जियम, इंडोनेशिया, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, जर्मनी, सोमालिया, UK, ईरान, फिलीपींस, स्पेन, अल्जीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ISIS अब इतना पावरफुल नहीं है जितना एक जमाने में हुआ करता था। ISIS की जादू को कमजोर करने में सालों तक एक बड़ा US मिलिट्री ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें और कई हजारों सिविलियंस की जानें दांव पर लगी। और इन सब के पीछे का रीजन था अमेरिका का इराक को इन्वेड करना। जिस वर्ल्ड सिक्योरिटी को मजबूत करने की US बात कर रहा था, उसी वर्ल्ड सिक्योरिटी को US ने खुद अपने हाथों से खतरे में डाल दिया। इराक को इन्वेड करके अमेरिका उसे प्रो अमेरिकन कंट्री तो बना न सका, मगर एंटी अमेरिकन जरूर बना दिया। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ ऐसे ही हुआ अमेरिका और ईरान के बीच।
यूएस और ईरान की वैसे तो आपस में कभी नहीं बनी, पर साल 2003 में इन दोनों देशों के बीच एक चीज कॉमन थी और वो था सद्दाम हुसैन, ईरान और अमेरिका, दोनों देशों का एक कॉमन एनिमी। ईरानी उससे नफरत करते थे क्योंकि 1980 में सद्दाम हुसैन ने उनके अगेंस्ट एक वॉर लॉन्च किया था जो लगातार 8 सालों तक चला और इसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए। ये एक बेहद ब्रूटल वॉर थी जिसमें इराक ने ईरानी सोल्जर्स के अगेंस्ट जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था और यूएस ने हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर आग को हवा देने का काम किया। अमेरिका ईरान और इराक दोनों देशों को वेपन सप्लाई करता था, जबकि अमेरिका का ज्यादातर सपोर्ट ईरान के पक्ष में देखने को मिला। जहां अमेरिका का सपोर्ट पाकर और सद्दाम हुसैन को हारता देख ईरान बेहद खुश था, वहीं इराक को इन्वेड करने के कुछ सालों पहले जॉर्ज बुश ने अपने एक स्पीच में ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया के बारे में ये बयान दिया था। इराक को इन्वेड करने से अमेरिका का कम और ईरान का फायदा ज्यादा हुआ। 2 साल से भी कम समय में यूएस ने ईरान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से दुश्मनों का सफाया कर दिया था। ईरान और तालिबान की भी आपस में दुश्मनी थी। अरब देशों में ईरान की प्रेजेंस कहीं न कहीं इराक की वजह से छिप जाती थी, पर इराक के इन्वेजन के बाद ईरान का इन्फ्लुएंस पड़ोसी देशों में काफी तेजी से बढ़ने लगा। ईरान ने इराक से लेकर सीरिया तक सप्लाई लाइंस बिल्ड की। कई ईरानी ग्रुप्स ने सीरियन डिक्टेटर बशर अल असद का सपोर्ट करते हुए सीरियन सिविल वॉर में हिस्सा भी लिया। 1980 से 1990s के दौरान ईरान ने सद्दाम हुसैन का विरोध करने वाले इराकियों का पूरी तरह सपोर्ट किया। इसी के चलते ईरान को सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराकी पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ जमाने में मदद मिली। आज इराक में जगह जगह ईरानी लीडर्स के पोस्टर देखने को मिलते हैं। इराक में ज्यादातर गुड्स ईरान की तरफ से सप्लाई होते हैं और ईरान पूरी तरह से इराकी मार्केट को डोमिनेट करता है। इराक के पावरफुल सिक्योरिटी फोर्सेस को ईरान खुद ट्रेन, सपोर्ट और लीड करता है। इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूएस एयरफोर्स की मदद से आईएसआईएस को ईरान से खत्म किया था। यूएस और ईरान की अब भी आपस में कुछ खास नहीं बनती। इसके बावजूद अमेरिका के ईरान को इन्वेड करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। जहां अमेरिका पहले इस तरह के वॉर्स में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, इराक के इन्वेजन के बाद हालत काफी बदल गई है। करीब 4000 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स इस वॉर में मारे गए। अमेरिका को इस वॉर को खत्म करने में 8 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। इन सब के बावजूद अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं आया। इस वॉर का फायदा हुआ तो बस ईरान और आईएसआईएस को। बुश को जहां 90% अमेरिकन सपोर्ट करते थे, इराक वॉर के बाद ये आंकड़ा गिरकर 22% ही रह गया। बुश के बाद आए बाकी दोनों प्रेसिडेंट्स ने ऐसे वॉर्स की प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त की। अमेरिका अब किसी कंट्री को इन्वेड तो नहीं करता, पर आज भी यूएस मिलिट्री छोटी छोटी टुकड़ियों में पूरी दुनिया में फैली हुई है। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक के मदद से हजारों मील दूर से अपने टारगेट्स को हिट करते हैं। इसी रीजन से ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने आज की तारीख में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, पर इस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल करना बेहद रिस्की है। ड्रोन से टारगेट मिस करने के चांसेस अक्सर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूएस ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन प्रोग्राम्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। इसका साफ साफ ये मतलब है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ड्रोन की मदद से दुनिया भर में किसी पर भी अटैक करने की पावर मौजूद है। इराक वॉर के लिए ज्यादातर देशों के असमर्थन जताने पर भी अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी। अमेरिका ने खुद को लॉ से भी ऊपर समझा और अमेरिका से इंस्पायर होकर कई देशों की गवर्नमेंट्स ने भी बिना किसी डर के इंटरनेशनल लॉज तोड़े हैं, चाहे फिर वो म्यांमार हो या रशिया। पुराने आंकड़ों की माने तो अमेरिका के इस इलीगल एक्शन से लगभग 3 लाख लोगों की जानें गईं। ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। इराक में आज भी शिया और सुन्नी के बीच मतभेद जारी हैं। इराक की इकोनॉमी बेहद कमजोर है, गरीबी रेखा काफी बड़ी है, बेसिक सर्विसेज जैसे कि बिजली और पानी की काफी किल्लत है और इराक के कई इलाकों की सिक्योरिटी आज भी खतरे में है। अमेरिका के इराक को इन्वेड करने के 20 साल बाद भी इराक हर दिन उसके नतीजे भुगत रहा है। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे लिए और कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।